Today's topic is anthropogenic climate change. एंथ्रोपोजेनिक की टर्म जो है इसमें वो ह्यूमन से रिलेटेड है और इसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है हमारे पास, उसे हम एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ऐसी क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमंस की वजह से होती है या जिसका सबब ह्यूमंस हैं, उसे हम एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इंसान किस तरह से क्लाइमेट चेंज का सबब बन सकते हैं, इसमें है फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग के ज़रिए। और फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में जो है उनका मेन यूज़ है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन में, और नंबर 3 हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में। एरोसोल रिलीज़ जो है उसके ज़रिए भी जो है क्लाइमेट चेंज का सबब बन रहा है इंसान। और तीसरा है लैंड आल्ट्रेशन, यानी ज़मीन में तब्दीली के ज़रिए। लैंड आल्ट्रेशन से क्या मुराद है कि डिफ़ॉरेस्टेशन के ज़रिए इंसान जो है वो जंगलात का कटाव करता है, उससे भी जो है वो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, ज़राअत के लिए जो है फसलें वगैरह उगाने के लिए जो ज़मीन को इस्तेमाल करता है इंसान, वो भी लैंड आल्ट्रेशन में आता है और उसकी वजह से भी माहौल में तब्दीलियाँ होती हैं। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या सनती इनकलाब आया जब हमारे पास 19वीं सदी में, तो उसके नतीजे में जो है इसकी जो है क्लाइमेट चेंज जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो स्टार्ट हुआ। और इसमें हमारे पास जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो फॉसल फ्यूल्स को जलाया गया, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल के अंदर जमा होती गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है और इसकी वजह से जो है इसने हीट को ट्रैप करना शुरू कर दिया, यानी हरारत जो है उसको जज़ब करना शुरू कर दिया, और इस तरह से ज़मीन का माहौल जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। इसी के नतीजे में हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हुआ और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होना स्टार्ट हो गई। ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगा। और जो इंसान की वजह से या इंसान की लाई हुई तब्दीलियों की वजह से जो माहौल में मेजर चेंजेस आई हैं, उनमें हमारे पास है राइज इन सी लेवल, समुंदर की जो सतह है उसमें इजाफ़ा हुआ है। ग्लेशियर्स जो हैं और आइस जो है वो मेल्ट हो रहे हैं हमारे पास। ओशन जो हैं उनमें एसिडिफिकेशन हो गई है, यानी उनकी पीएच जो है उसमें कमी आई है, या हम यूँ कह सकते हैं कि समुंदर की तेज़ाबियत जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास टम्परेचर में इजाफ़ा हुआ है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज और ख़ास तौर पे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इसका लेवल जो है वो बढ़ना तो शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन फिर भी 1950s जो हैं उस तक इसकी रफ़्तार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। 1915 जो है इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा लें कि 1950s में हम जो है सिर्फ 6 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में रिलीज़ कर रहे थे, जो कि बढ़ के अब जो है 34 बिलियन टन्स पर ईयर पे पहुंच चुकी है। तो ये 1950s के बाद जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ जो है उसमें ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछली जो इंसानी जो ज़मीन की तारीख़ है, पिछले जो 4 लाख साल हैं, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार थी वो थी 300 ppm, 300 पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम थी। लेकिन अब जो है ये बढ़ के 4 लाख सालों में 300 पार्ट्स पर मिलियन रही है, लेकिन अब जो है ये बढ़ के 314 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच चुकी है। मज़ीद अगर हम इसमें बात करें तो क्लाइमेट जो है चेंज जो है या इंसान ने किस तरह से क्लाइमेट को चेंज किया है, इसको पढ़ने के लिए हम जो है 2 तरह के मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं और एक हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स और मैथमेटिकल मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं ये हमारे पास प्रिडिक्ट करते हैं चेंजेस को ग्लोबल स्केल पे, यानी एक बड़े स्केल पे। लेकिन ये हमारे पास इनकी क्लाइमेट मॉडल्स की लिमिटेशन है
कि ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जो है, यानी थोड़ा इलाका जो है या कोई मखसूस इलाका जो है, वहाँ पे जो चेंजेस आ रही होती हैं या आएंगी आने वाले सालों में, उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर चेंजेस को। मिसाल के तौर पे हम जो है ये तो बता सकते हैं कि आने वाले सालों में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो कैसा होगा, लेकिन हम ये एक्यूरेटली जो है इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते कि 2050 के विंटर में कितनी रेनफॉल होगी। यानी और ख़ास तौर पे हम किस इलाके को ख़ास कर लें कि 2050 में पाकिस्तान में कितनी रेनफॉल होगी, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फिर इसका क्या हल है? स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सटेंसिव सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट्स लेते हैं, यानी मेजरमेंट्स की एक बड़ी तादाद हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जो है वहाँ का जो क्लाइमेट है या उसमें जो चेंज आएगी आने वाले सालों में, अगले सालों में, उसको प्रिडिक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे हमारे पास पहले कुछ ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे जो है हम नहीं जा सकते थे, वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं थी, उन तक रसाई मुमकिन नहीं थी, वो इतनी जो है वो रिमोट एरियाज़ थे, या वहाँ तक कंडीशंस ऐसी हैं सवियर थी कि वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता था। लेकिन अब सैटेलाइट्स की मदद से हम उन जगहों का डेटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं और इस तरह से हम स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जो है उसके क्लाइमेट चेंज को भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास नंबर 2 पे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास इन्हें हम जो है दर्ज झैल तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसी कंडीशंस जो है वो बनाते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि क्लाइमेट जो है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा एक्सटर्नल और नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक फोर्सिंग के नतीजे में। यानी मैथमेटिकल इक्वेशंस कैलकुलेशंस के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि मखसूस कंडीशंस में जो है क्लाइमेट का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से होगा। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि क्लाइमेट जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के साथ, यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं उन पे क्लाइमेट जो है वो किस तरह से असरअंदाज होता है। इसके नतीजे में हमारे पास जो है ऐसे मॉडल्स डेवलप हो चुके हैं जिसके ज़रिए हम जो है स्टडी ऑफ अर्थ कर सकते हैं, ज़मीन की जो स्टडी है उसको हम यकीनी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी के नतीजे में हम जो है मल्टीपल इंटरेक्शंस जो हैं उनको पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका क्या इफ़ेक्ट होता है ओज़ोन के ऊपर, तो इसके लिए हमें जो है ज़ाहिर ये दो इंटरेक्शंस हैं, एक हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा ओज़ोन लेयर है या लेवल ऑफ ओज़ोन है। तो इसके लिए हमें जो है केमिकल प्रोसेसेस का पता होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहे हैं, यानी हमें एक जो है ग्लोबल टाइप के सिस्टम की ज़रूरत है जो कि हम जो है मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हुए डेवलप कर चुके हैं। इन्हीं में हम जो है दो मॉडल्स को बतौर ख़ास पढ़ेंगे। एक है हमारे पास GCMS और दूसरे हैं हमारे पास NWP। GCM जो है ये जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स के लिए जो है स्टैंड करता है और NWP हमारे पास न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स के लिए स्टैंड करता है। GCM जो है जैसे पहले बताया जा चुका है कि ये हमारे पास स्टैंड करता है जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स के लिए, या इसी को हम ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम जो है GCM के ज़रिए हम जो है कौन कौन से टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। हम वेदर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हम क्लाइमेट को समझ सकते हैं, हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं यानी पेशीन गोई कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की, आबो हवा में आने वाली तब्दीली की। इसके अलावा जो है ये जो GCM मॉडल्स हैं ये हमारे पास जो है फ़िज़िकल प्रोसेसेस यानी तबई अवामिल को रिप्रेजेंट या ज़ाहिर करते हैं, और ये तबई अवामिल हमारे पास ओशंस में भी हो सकते हैं, माहौल में हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में, लैंड सरफेस पे हो सकते हैं, और इसके अलावा क्रायोस्फेयर में हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो GCM है ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करते हैं
प्रिडिक्शंस के लिए या काम करने के लिए। NWP न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन जो है मॉडल्स जो हैं ये भी हमारे पास सेम इसी तरीके से काम करते हैं, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन NWP हमारे पास वेदर के लिए होता है, GCM जो है हमारे पास क्लाइमेट के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इनका कंपैरिजन है दोनों का, GCM और NWP का। GCM जो है हमारे पास ये जो है प्रिडिक्ट करता है क्लाइमेट को, और क्लाइमेट ऑफ ईयर्स ये जो है सालों पे मुहित हो सकती है आबो हवा। NWP हमारे पास वेदर को प्रिडिक्ट करेगा और फॉर डेज़, इसकी प्रिडिक्शन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती, डेज़ के लिए होती है। और GCM की प्रिडिक्शन जो है वो हमारे पास सालों पे मुहित हो सकती है। GCM जो है हमारे पास जैसे पहले बताया जा चुका है क्लाइमेट के लिए है, उसकी प्रिडिक्शन के लिए है, और NWP जो है वह हमारे पास वेदर की प्रिडिक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसे देखें तो GCM जो है इसे हम कपल कर सकते हैं, यानी इसे हम जो है लिंक कर सकते हैं डायनेमिक ओशन मॉडल्स के साथ। डायनेमिक ओशन मॉडल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जो ओशन के अंदर एनर्जी और मिनरल्स के अंदर जो चेंजेस हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं। तो हम GCM को डायनेमिक ओशन मॉडल्स के साथ कपल कर सकते हैं, इन दोनों को जो है कंबाइन कर सकते हैं, या इनको के रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन NWP जो है इसे आप जो है बाकी मॉडल्स के साथ, यानी जैसे डायनेमिक ओशन मॉडल है इसके साथ आप कपल नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि इसमें हमने एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज को देखा, इंसान की वजह से आने वाली माहौल में तब्दीलियों को देखा, और उसमें फिर हमने जो है इसके जो है मेन जो तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए इंसान ये तब्दीलियाँ कर सकता है, उसमें हमने जो है दो चीज़ों को देखा था, दो तीन उसमें मेजर थी हमारे पास। फॉसल फ्यूल्स हैं, एरोसोल हैं, और लैंड अल्ट्रेशन है। हिस्ट्री में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है वो मेन चेंजेस आई हैं, और मेन जो कंट्रीब्यूटर है इसके अंदर वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। नेज़ हमने इसमें यह भी देखा कि ह्यूमन जो हैं उनकी वजह से जो चेंजेस आई, सी लेवल जो है वो राइज़ हुआ है, ग्लेशियर्स जो हैं उनके पिघलने की रफ़्तार बढ़ी है, समुंदर जो हैं उनमें तेज़ाबियत जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है, इसके अलावा टम्परेचर जो है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर हमने मॉडल्स को डिस्कस किया, इसमें हमारे पास दो मॉडल्स थे, क्लाइमेट मॉडल्स और मैथमेटिकल मॉडल्स। इनके अलावा स्पेसिफ़िकली हमने GCM यानी जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स और ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स और NWP यानी न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स, इनको जो है यहाँ पे डिस्कस किया। लास्ट में हमने इनको GCM और NWP को